देन वी केम टू द CDC25 फॉस्फेटेज जो कि रिमूव कराता है और उसको एक्टिवेट कराता है साइक्लिन CDK1 को. इसके बाद वी सॉल्व वन क्वेश्चन. देन वी वेंट टू CDK इनहिबिटर प्रोटीन्स जो कि डिफरेंट CDKs होते हैं, CDK4 and 6 G1 में, जिसको इनहिबिट करता है P15, 16, 18, 19, और P21, P27, P57 जो कि G1 SG2 फेज पे. ओके. देन वी वेंट फॉर रोल ऑफ SCDK जो कि इंश्योर करता है कि एक सेल में एक ही बार रेप्लिकेशन हो. देन वी वेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर. वी सॉल्व अनदर क्वेश्चन. ओके. देन सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स. यहाँ तक हम पहुँच चुके थे. MED2 आई टोल्ड यू कि APC, BUB3 और BUBR1 यहाँ पे अरोरा बी काइनेस बनाता है और P53 MDM2 से बाइंड रहता है. ओके. देन आई गेव यू वन क्वेश्चन विच वॉज योर होमवर्क. सो एनीवन ट्राइड सॉल्विंग इट? एनीवन? हेलो? किसी ने ट्राई किया इसको सॉल्व करने का? क्लास? नो मैम. यस मैम. ओके. सो चलो स्टार्ट करते हैं. मैम आंसर क्या है आंसर? फर्स्ट है. ओके. एनीवन एल्स? हेलो? Anyone else have tried this question? Okay, Jaswant, you just tell me the explanation of this question's answer. यस मैम. Okay. मैम बेनोमिल जो है वो ड्रग डीपॉलीमराइजिंग ड्रग है. मतलब माइक्रोट्यूब्यूल डीपॉलराइजिंग ड्रग है. और ये जब लो क्वांटिटी में होता है तब सेल नॉर्मली अपना जो काइनेटोचोर के साथ माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली होती है वो हो जाती है, लेकिन थोड़ी डिले होती है. और अगर कोई माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोचोर से अटैच नहीं होता है तो उसकी जगह पे MED2 आता है और वो मतलब जो सेग्रीगेशन होता है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. तो अगर बेनोमिल होगा ही नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ स्पिंडल जो है वो ऑटोमेटिकली प्रॉपरली अपना काइनेटोचोर से अटैच हो जाएगा और नॉर्मली मतलब MED2 की जरूरत पड़ेगी ही नहीं. ओके. हाँ, गुड. अब देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है. अब व्हाट क्वेश्चन सेज कि बडिंग ईस्ट सेल्स है जो कि डेफिशिएंट है MED2. अब एक अपना ईस्ट का सेल है, इसके पास क्या नहीं है? MED2 नहीं है. अब अपन ने देखा था कि MED2 का काम क्या है कि वो क्या करता है, यहाँ पे बाइंड करके रखता है और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है ताकि APC आगे ना बढ़ सके और इसको सेपरेट ना करे और सेपरेट करके एनाफेज पे दोनों क्रोमोसोम को अलग ना करे. राइट. अब जब MED2 यहाँ पे इसको इनएक्टिव करके रखता है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ईस्ट का सेल है जो कि MED2 डेफिशिएंट है. ठीक है. विच इज अ कंपोनेंट ऑफ स्पिंडल अटैचमेंट चेक पॉइंट विच वी हैव ऑलरेडी सीन. अब उसको उसने क्या किया? किल किया. किससे किल किया? बेनोमाइल से किल किया, जो कि क्या करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का डीपॉलीमराइजेशन कराता है. माइक्रोट्यूब्यूल्स का डीपॉलीमराइजेशन मतलब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अटैचमेंट है उसको दूर दूर कर देता है. ठीक है. अब क्या होता है इन द एब्सेंस ऑफ बेनोमिल. अब अगर एब्सेंस है बेनोमिल का लेकिन तब भी क्या हो रहा है? सेल जो है वो क्या कर रहा है? सर्वाइव कर जा रहा है. मतलब तुम बेनोमिल नहीं डाल रहे हो तो भी सेल क्या है? जिंदा है. क्लियर. अब विच एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एबल टू जस्टिफाई द ऑब्जर्वेशन. ठीक है. अब अगर इसका एब्सेंस है बेनोमिल का तो क्या हो रहा है? जो बेनोमिल का मेन काम क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को हटा रहा है, उसका डीपॉलीमराइजेशन करा रहा है. लेकिन अगर बेनोमिल नहीं है तो क्या होगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स आराम से अपने आप बनेगा. तो मेजॉरिटी ऑफ स्पिंडल फॉर्म्स नॉर्मली. ठीक है. एंड द स्पिंडल अटैचमेंट चेक पॉइंट MED2 प्लेज नो रोल. क्योंकि अगर ये डेफिशिएंट है तो भी वो जिंदा है तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? MED2 का कोई रोल ही प्ले नहीं होगा.
चाहे बेनोमिल हो या ना हो, MED2 इज प्लेइंग नो रोल। सिर्फ यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात की गई है, स्पिंडल फॉर्मेशन का, क्योंकि हम बेनोमिल डाल रहे हैं तो स्पिंडल क्या होता है, डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अगर एब्सेंस ऑफ बेनोमिल है तो मेजॉरिटी ऑफ स्पिंडल्स जैसे फॉर्म हो रहे हैं वो वैसे ही फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन आज के लेक्चर के लिए। तो हमारा दूसरा चेक पॉइंट जो था वो था डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, अब जब भी सेल पे डैमेज होता है तो कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन है या कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स है तो वो क्या करते हैं, या फिर कुछ भी रेप्लिकेशन स्ट्रेस आ गया, कुछ एंजाइम का फंक्शन नॉर्मली नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के ब्रेकेज होते हैं डीएनए डैमेज में, एक तो होता है सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक और दूसरा होता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे अगर डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है सेल पे तो वो किसको एक्टिवेट कराता है, एटीएम को। अब दूसरा जो है अगर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ है तो वो किसको एक्टिवेट कराता है, एटीआर को। ठीक है, अब क्या होता है जब एटीएम एक्टिवेट हो गया अपना तो एटीएम बोलता है जाके चेक पॉइंट 2 को कि चेक पॉइंट 2 उठो और जाके P53 को फॉस्फोराइलेट करो। अब अपना P53 क्या है, इसको बोलते हैं गार्जियन ऑफ जीनोम, और क्या बोलते हैं अपन इसको, ट्यूमर सप्रेसर जीन, कि देखो हमको कैंसर होने नहीं देना है तो तुमको उठना पड़ेगा। P53 को उसने जाके चेक पॉइंट 2 ने एक्टिवेट कराया, उसको फॉस्फोराइलेट कराया और बोला कि जाके P21 को रेगुलेट करो, ताकि वो क्या करेगा, जाके इनहिबिट कर देगा साइक्लिन ए और साइक्लिन ई को। अपन ने पहले भी देखा था कि साइक्लिन ए और साइक्लिन ई अगर एक्टिवेट हो गए तो वो किसको जाके एक्टिवेट करेंगे, एनीवन? साइक्लिन ए और ई किसको एक्टिवेट करते हैं, कौन से फेज में? CDK2। हाँ, CDK2 को तो कर रहे हैं, लेकिन कौन से सेल साइकिल में उसको आगे बढ़ाते हैं? G1 to S और S साइकिल, S फेज का। ओके, गुड। तो अब क्या होता है जब साइक्लिन ए और ई अगर कर दिए G1, अगर साइक्लिन ए और ई अगर एक्टिवेट हो गए तो क्या होगा, हमारा सेल G1 to S फेज में चला जाएगा, है ना। लेकिन हम नहीं चाहते कि वो और फर्दर प्रोलिफरेट हो, क्योंकि अगर वो और फर्दर प्रोलिफरेट हुआ तो ये क्या होता जाएगा, सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड होते जाएंगे और ये क्या बना देगा, कैंसर। ठीक है, तो अगर ये कैंसर बना दिया तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो हम क्या करते हैं, इस ट्यूमर सप्रेसर जीन को उठाते हैं जो कि P53 है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिवेटेड होता है जब हमारे पास कुछ भी डैमेज नहीं है हमारे डीएनए पे। तो P53 उठता है, जाके उठाता है P21 को, और P21 जाके इनहिबिट करता है साइक्लिन ए और ई को। और इसी की तरह हमारा क्या होता है, सेल जो है वो अरेस्ट हो जाता है, कौन से फेज में, G1 अरेस्ट। दैट इज अवर चेक पॉइंट जहाँ पे डीएनए डैमेज होता है। क्लियर? अब दूसरा जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज होता है तो वहाँ पे ATR का एक्टिवेशन होता है। ATR क्या होता है, चेक 1.1 को इनिशिएट कराता है कि अब तुम जाओ और जाके जो फॉस्फेटेज है, अपन V1 पढ़े थे राइट, जो कि इनहिबिटरी फॉस्फेटेज का काम कर रहा था, साइक्लिन बी को रोक के रखा था। ठीक है, लेकिन फिर अपन ने क्या पढ़ा था कि CDC25 फॉस्फेटेज आएगा और इसको क्या करेगा, फॉस्फेट को हटा देगा और साइक्लिन बी को एक्टिवेट करा देगा ताकि वो कहाँ पे चले जाए, M फेज में चले जाए। क्लियर? लेकिन अब चेक पॉइंट 1 और चेक पॉइंट 2 दिस बोथ आर रिवर्सिबल, तो दोनों रिवर्सिबल वे में काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ATR जो स्पेसिफिकली है वो CHK1 को इनिशिएट कराता है। यहाँ से ATM भी सिग्नल दे देता है कि CHK1 को उठाओ और जाके इसको बोलो कि CDC25A फॉस्फेटेज को इनहिबिट कराएगा, क्योंकि हमको सेल को आगे माइटोसिस में नहीं भेजना है। क्योंकि अगर एक बार वो माइटोसिस में चला जाएगा तो सेल्स एकदम कंटिन्यूस प्रोलिफरेट करने लगेगा और हम फिर रोक नहीं सकते और वो कैंसर कॉज कर देगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, CDC25C को और A को ये इनहिबिट करके रखता है ताकि सेल जो है वो CDK2 और साइक्लिन B इसको एक्टिवेट ना करे और हमारा जो सेल है वो G2M अरेस्ट हो जाए और S फेज अरेस्ट हो जाए, ताकि डीएनए का रेप्लिकेशन फर्दर ना हो। और डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा तो रेप्लिकेशन नहीं हुआ तो सेल वहीं पे एपोप्टोसिस में चला जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा। क्लियर? डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स सिग्नलिंग पाथवे क्लियर है सबको?
हेलो। यस मैम। ओके यस मैम। ओके ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हो गया अपना दूसरा। अब दूसरा ये जो अपना ट्यूमर सप्रेसर जीन है दैट इज आरबी। आरबी इज व्हाट? रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, ठीक है, इन सेल साइकिल रेगुलेशन। तो अब देखो अपन ने सबसे पहले यहाँ पे क्या करा दिया, G1 चेक पॉइंट देख लिया, ठीक है। यहाँ पे अपन ने देख लिया स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, ठीक है। देखो सेल साइकिल चेक पॉइंट वी हैव सीन, जो स्टार्टिंग में ही चेक करता है कि सेल को आगे बढ़ने देना है कि नहीं। फिर स्पिंडल असेंबली कहाँ पे एक्टिवेट होता है? एनाफेज, मतलब एम फेज में, ठीक है। फिर अपन देखें डीएनए डैमेज चेक पॉइंट, जो कि एटीएम और किसको करता है? एटीआर को। क्लियर? एटीएम और एटीआर कहाँ पे अरेस्ट करा देगा इसको? G1 पे अरेस्ट करा देगा, G1 या फिर एस अरेस्ट करा देगा, ठीक है। ये इसको कहाँ पे अरेस्ट करा दे रहा था? एनाफेज स्टेज में। क्लियर यहाँ तक? ओके अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपना G1 अरेस्ट हो गया, एस फेज एम फेज अरेस्ट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर आता है जो कि इसको क्या करता है? रेटिनोब्लास्टोमा। अगर रेटिनोब्लास्टोमा में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो वो एक डिजीज कॉज करता है विच इज इवेंचुअली नोन एज रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब हम G1 से एस फेज पे जा रहे हैं, ठीक है, तो एक फैक्टर होता है दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा, जो कि E2F को क्या करता है? बाइंड करके रखता है, मतलब इनहिबिट करके रखता है, ठीक है, कि तुमको अभी आगे नहीं जाना है, ठीक है, अभी तुमको इनहिबिट रहना है। जैसे अगर हमको लगेगा कि कुछ डैमेज नहीं है तो हम तुमको आगे भेजेंगे और रेटिनोब्लास्टोमा फॉस्फोराइलेट होके क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा, जो कि क्या है? एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो अभी हमको जब सब कुछ नॉर्मली चल रहा है तो हमको ट्यूमर सप्रेसर जीन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आराम से फॉस्फोराइलेट होके क्या हो जाता है? डिग्रेड हो जाता है। लेकिन और जो E2F है वो कहाँ पे जाता है? अपना न्यूक्लियस में जाके क्या कराता है? साइक्लिन E और साइक्लिन A का वो ट्रांसक्रिप्शन करा देता है, जिससे हमारी सेल जो है वो कहाँ पे चली जाती है? एस फेज पे चली जाती है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रेटिनोब्लास्टोमा और E2F जो दोनों एक साथ बाइंडेड है, इसको कुछ ना कुछ बाहर से स्टिमुलस चाहिए, तभी रेटिनोब्लास्टोमा E2F को छोड़ता है, ठीक है। तो वो स्टिमुलस कहाँ से आता है? साइक्लिन D से आता है। हाँ हेलो हेलो, हाँ पूछो। मैम एक बार E2F का फंक्शन फिर से रिपीट कीजिए ना, आवाज अच्छा कट हो जा रही है। ओके, अभी ठीक है आवाज? चंचल अभी ठीक है आवाज? यस मैम। ओके, तो बेसिकली E2F का फंक्शन क्या होता है? देखो ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो E2F एक यस मैम ठीक है अभी। ओके तो वो रेटिनोब्लास्टोमा E2F को बाइंड करके रखता है, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा क्या है? एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो हमको ट्यूमर सप्रेसर जीन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमारे सेल पे कोई डैमेज हो। लेकिन अगर सेल पे कोई डैमेज नहीं है तो हमारा सेल साइकिल नॉर्मल चलता है और रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है? फॉस्फोराइलेट होके डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो अब जब रेटिनोब्लास्टोमा E2F को जाने देता है तो E2F कहाँ जाता है? सेल पे जाता है, सेल के न्यूक्लियस पे जाता है, ठीक है। और जैसे ये सेल के न्यूक्लियस पे जाता है तो न्यूक्लियस पे जाके क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करता है। किसका ट्रांसक्रिप्शन करता है? साइक्लिन A और CDK2 का। तो जैसे साइक्लिन A और CDK2 बनते हैं तो हमारा सेल कौन से फेज में चला जाएगा? एस फेज में चला जाएगा, ठीक है। तो ये गेट कीपर टाइप के मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो इसको बांध के रखते हैं कि तब तुमको तब तक नहीं जाना है जब तक हम यहाँ पे चेक पॉइंट पे उसको देख ना ले कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो क्या होता है? E2F आगे निकल जाता है, न्यूक्लियस पे जाता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कराता है किसका? साइक्लिन A और CDK2 का, और तब जाके सेल को G1 से कौन से फेज में भेज देता है? एस फेज में, ताकि कि अब तुम जा सकते हो, DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा फैक्टर ये है कि रेटिनोब्लास्टोमा और E2F को अगर एक्टिवेट कराना है तो वो एक्टिवेट कराता है साइक्लिन D4 और 6, मतलब CDK4 और 6 और साइक्लिन D, जो कि अपन कहाँ पे पढ़े थे? G1 फेज में, G1
को रेगुलेट कराने में, ठीक है। तो G1 फेज में क्या होता है, साइक्लिन डी CDK4 और 6 जो है एक्टिवेट कराते हैं रेटिनोब्लास्टोमा E2F को, और एक्टिवेट कैसे कराते हैं, बाय फॉस्फोराइलेटिंग रेटिनोब्लास्टोमा, जिसकी वजह से वो E2F को छोड़ देता है और क्या करता है, साइक्लिन E CDK2 विद साइक्लिन A CDK2 को एक्टिवेट कराता है और सेल को G1 to S फेज में भेज देता है। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। ओके अब देखो इसी पे एक क्वेश्चन आया था, वैसे मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी बट पहले ये क्वेश्चन देख लो कि सर्वाइकल कैंसर कॉजिंग पैपिलोमा वायरस प्रोड्यूसेस 2 ऑन्कोप्रोटीन्स, 2 ऑन्कोप्रोटीन्स ये करते हैं, दैट इज E6 एंड E7, ठीक है। अब विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरफेयरिंग विद सेल साइकिल रेगुलेशन, तो वो क्या करते हैं, E6 और E7 जो है वो सेल साइकिल रेगुलेशन पे इंटरफेयर करते हैं, मतलब आगे इसको बढ़ने दे, बोलते हैं कि बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, क्योंकि कैंसर सेल का काम क्या है कि वो प्रोलिफरेट कराता रहता है, बहुत सारे सेल्स बनाता रहता है, ठीक है। तो जब इसको आगे बढ़ा के इसको रेगुलेट कराता रहता है और आगे बढ़ाता है, तो वो किसको मॉड्यूलेट करता है, P53 और RB को, ठीक है। मतलब अगर P53 मेरा जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है और रेटिनोब्लास्टोमा ये भी मेरा ट्यूमर सप्रेसर जीन है, अगर मैं इन दोनों को इनएक्टिव कर दूं, ठीक है, जो कि कौन कर रहा है इनएक्टिव, E6 और E7, तो कोई चेक पॉइंट ही नहीं रहेगा सेल क्योंकि दोनों क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो ये लोग देखेंगे ही नहीं कि अरे कुछ डैमेज है या कुछ है, क्योंकि इस पे कौन बाइंड कर गया है, E6 और E7। तो ये दोनों को जब ये इनहिबिट करके रखेंगे तो हमारा सेल जो है वो कंटिन्यूसली प्रोलिफरेट होता जाएगा और ये क्या किसका शेप ले लेगा, कैंसर का शेप ले लेगा, ठीक है। तो ये दिस अ की पॉइंट टू रिमेंबर कि E6 और E7 जो होते हैं वो किसको मॉड्यूलेट करते हैं, P53 को, उसमें भी E6 जो है वो P53 पे बाइंड होता है और E7 जो है वो RB पे बाइंड होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर रेटिनोब्लास्टोमा पे मैं E7 को बाइंड कर दूं तो ये हमेशा क्या करेगा, इसको बाइंड ही रखेगा, ठीक है। मतलब रेटिनोब्लास्टोमा चेक पॉइंट के थ्रू जाएगा ही नहीं और सेल को स्टॉप ही नहीं कराएगा और सीधा से क्या रहेगा, प्रोलिफरेशन कराता रहेगा। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है सबको? हेलो, यस मैम। ओके ठीक है। अब देखो मेन जो रोल है P53 के प्रोटीन का सेल साइकिल रेगुलेशन में, ये तो अपन देख चुके हैं कि वो कैसे DNA डैमेज कराता है, ठीक है, चेक पॉइंट 1 और चेक पॉइंट 2 को इनिशिएट कराता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखना इम्पॉर्टेंट है कि जो P53 है वो MDM2 से बाइंडेड रहता है, ठीक है। जब कोई स्ट्रेस कंडीशन नहीं है, दैट इज अनस्ट्रेस कंडीशन, तो P53 क्या करता है, MDM2 से बाइंडेड रहेगा, ठीक है। और जैसे ही कुछ सिग्नल आए तो वो क्या करता है, P53 का यूबिक्यूटिनेशन कर देता है। और यूबिक्यूटिनेशन हमको पता है, एक बार अगर कोई सेल पे यूबिक्यूटिनेशन हो गया तो वो सीधा क्या जाएगा, प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन में जाएगा। और प्रोटियोसोम अगर डिग्रेडेशन में चला गया तो P53 अब यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है, सीधा से MDM2 जाके अपना ट्रांसक्रिप्शन कराने लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे P53 का कोई वर्क नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन में वर्क करेगा, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे भी है कि कुछ भी DNA डैमेज हुआ या फिर जब हम पेशेंट को रेडियोथेरेपी देते हैं या कीमोथेरेपी देते हैं तो क्या होता है, P53 एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि P53 क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो जब भी किसी पेशेंट को कीमो लग रहा है या रेडियोथेरेपी लग रही है ताकि वो कैंसर सेल को मार सके, तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक तो हम P53 को जाके एक्टिवेट करा देते हैं, और P53 क्या किसको एक्टिवेट कराता है, P21 को, और P21 जाके क्या कराता है, G1S और G2M सेल साइकिल में इसको अरेस्ट करा देता है कि अब हमको सेल को आगे नहीं बढ़ना है, हमको सेल को वहीं पे अरेस्ट करा देना है, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है तो कैंसर फॉर्म कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो भी कीमोथेरेपेटिक ड्रग देते हैं, जैसे कि डॉक्सोरुबिसिन दे दिए, ऑक्सैलिप्लेटिन दे दिए, तो ये सारे, या फिर हम नेचुरल कंपाउंड्स का भी यूज़ करते हैं उसको स्टॉप करने के लिए, ताकि पेशेंट को लेस साइड इफेक्ट फील हो। तो लेकिन जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स जनरली मार्केट पे है वो ऑक्सैलिप्लेटिन है, 5-फ्लोरोयूरासिल है, ठीक है।
और जो अभी रेगुलर प्रैक्टिस में भी चल रही है, जो पेशेंट्स को दिया जाता है, तो उनका मेन काम क्या होता है कि वो जाके P53 को एक्टिवेट करते हैं। P53 क्या इसको एक्टिवेट करता है? P21 को, और P21 जाके अरेस्ट करा देता है G1S और G2M सेल साइकिल को, ताकि सेल हमारा आगे ना बढ़े और कैंसर सेल कहाँ पे चले जाए? एपोप्टोसिस पे चले जाए। क्लियर यहाँ पे चीज़ें? ये जो नॉर्मल सेल है अपना क्या होता है? एपोप्टोसिस में चला जाता है। अरेस्ट करने के बाद उसको अरेस्ट नहीं रखना है, उसको बोलना है कि भाई तुम एपोप्टोसिस में जाओ नॉर्मली, ठीक है। वैसे ही दूसरा काम ये भी करता है P53, जो कि बैक्स और BCL2 को इम्बैलेंस कराता है। ये अभी मैं तुम लोग को एपोप्टोसिस में एकदम क्रिस्टल क्लियर करवाऊंगी। जो कि साइटोक्रोम C का रिलीज कराता है और कैस्पेस 9 का एक्टिवेशन कराता है, फिर कैस्पेस 3 और 7, और देन हमारा सेल जो है एपोप्टोसिस इज बेसिकली व्हाट? इट इज़ अ नेचुरल डेथ ऑफ सेल, और हमको सेल की नेचुरल डेथ ही कराना है, क्योंकि अगर जब सेल की नेचुरल डेथ होती है तो वो कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं देता है, ठीक है। नॉर्मली सेल मर जाएगा, लेकिन अगर वही वो नेक्रोसिस पे जाता है, मतलब बाहर से कुछ इंटरनल ऐसे डैमेज पे जाता है, तो वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है, जो कि और हमारे लिए इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, फिर हमको और लाइक एलर्जी काइंड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमको नॉर्मली सेल्स को जो एपोप्टोसिस करते हैं वो एपोप्टोसिस पे भेजना है, लेकिन कैंसर सेल पे ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो एपोप्टोसिस पे नहीं जाते, उनका सिर्फ काम ही है कि हम फटाफट प्रोलिफरेट करते जाए, ठीक है। क्लियर? तो इसलिए हम P53 को क्या बोलते हैं? गार्जियन ऑफ सेल। क्लियर? जो कि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। क्लियर सबको? हेलो, कुछ रिस्पॉन्स दो अगर नहीं आया समझ में तो भी। यस मैम। ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं, ये वाला जो पाथवे ये मैं अच्छे से डील करूंगी, एंड देन वी विल कम बैक टू दिस स्लाइड, ओके। अब ये क्वेश्चन बताओ मुझे सब लोग कि इफ द टोटल DNA कंटेंट ऑफ ए सेल एट इंटरफेस इज 4C, then what will be the DNA content of the cell when it is at anaphase 2? इसका आंसर क्या होगा? Anyone wants to try this question? Ma'am, 2C. Okay. Anyone else wants to try? Okay, we will come to that. Anyone else? मतलब डी। हाँ, यस। और कोई बताना चाहता है इसका आंसर क्या होगा? टोटल DNA कंटेंट सेल का इंटरफेस में 4C है। 4C है मतलब या तो वो S फेज में होगा या तो वो G2 फेज में होगा, ठीक है। देन व्हाट विल बी द DNA कंटेंट ऑफ द सेल व्हेन इट इज एनाफेज 2? एनाफेज 2 कब आएगा अपना? एनीवन? मियोसिस सेकंड में। वेरी गुड, मियोसिस सेकंड में, ठीक है। तो मियोसिस सेकंड में जब अपना एनाफेज आएगा 2, तो कितना अपना 4C का कंटेंट हो जाएगा? 2C, C, या फिर हाफ C, या फिर 1/4 C? एनीवन? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये अपना क्या है? इंटरफेज है। फिर यहाँ पे आया प्रोफेज। इंटरफेज में अपन को पता है ये कितना है? 4C है, ठीक है। 4C अपन को पता है। फिर यहाँ पे आया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है।
यहाँ पे क्या हुआ, क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, 2C आ गया। ठीक है, 2C आ गया, कहाँ पे आया, एनाफेज 1 में, मतलब कि मियोसिस 1 में यहाँ पे 2C आ गया। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या, यहाँ पे क्रोमोसोम्स हाफ हाफ हो गए, इसलिए 4C का यहाँ पे क्या हो गया, 2C हो गया, जो कि वन ऑफ दी बच्चे ने आंसर दिया था 2C। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एनाफेज 2, मतलब इसको अभी और आगे जाना है, मतलब इसको यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक का जो टीलोफेज तक का उसका डिवीजन हुआ वो कितना है, 2C है। यहाँ पे भी आएगा तो 2C। अब लेकिन यहाँ पे एनाफेज 2 में भी तो यहाँ पे क्रोमोसोम अलग अलग हुए ना, तो ये आ जाएगा C। तो मतलब जो फाइनल अपन को हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे, C। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना कि कौन से फेज में अगर इतने क्रोमोसोम आ गए या फिर इतना काइनेटोकोर आ गया तो उसका मैम अमाउंट। ये खाली जर्म सेल्स के लिए है ना? हाँ, मियोसिस इज फॉर जर्म सेल्स। यस, क्योंकि हमारे में वो नहीं हो सकता ना, हम तो 2C ही रहेंगे, है ना। दिस इज फॉर जर्म सेल्स। ओके, क्लियर है सबको? क्लियर है कि फिर से एक्सप्लेन करूं? यस मैम। ओके, देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है मैम। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2018 में आया है। ओके, ड्यूरिंग सेल साइकिल प्रोग्रेशन फ्रॉम G1 to S, cyclin D CDK4 phosphorylates retinoblastoma, ठीक है, and reduces its affinity for E2F. E2F dissociates from retinoblastoma and activates S-phase gene expression. Overexpression of protein A arrests G1 phase progression. ठीक है, which of the following statement is true? Anyone with explanation? I am giving you 1 minute का टाइम। अब मुझे बताओ कोई एक्सप्लेनेशन देके कि क्यों इसका आंसर सेकेंड होगा। मैम क्योंकि जीवन फेज में CD4 ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है किसी प्रोटीन का, मतलब ठीक है, वो किसको अरेस्ट कर रहा है, उसको G1 फेज में, उसको प्रोग्रेशन नहीं होने दे रहा है, मतलब G1 to S फेज में नहीं जा रहा है। तो एक जो है वो किसको इनहिबिट कर रहा है, विच इज अ गुड ट्राई। क्या बोला था तुमने, क्या फिर से रिपीट करो। जीवन फेज में तो मैम CD4 हाँ बोलो। और 6 ही होते हैं। क्या गौरव, यू नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। मैम अगर जीवन पे अरेस्ट हो रहा है तो जीवन पे तो CDK4 और 6 ही काम करता है, अगर वो इनहिबिट हो जाएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, गुड। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो अपन डायग्राम देखे थे, तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि साइक्लिन CDK4 और 6 किसको फॉस्फोराइलेट कर रहा है, रेटिनोब्लास्टोमा को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, E2F को आगे जाने दे रहा है। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक ए प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, जो कि क्या करा रहा है, G1 अरेस्ट करा रहा है। मतलब ये ए प्रोटीन कोई भी ड्रग हो सकता है ना। तो ये जो कोई भी ड्रग है वो क्या कर रहा है, साइक्लिन D4 और 6 को इनहिबिट करके रख रहा है, ताकि वो इसको फॉस्फोराइलेट करा के डिग्रेड ना कराए, और डिग्रेड ना कराए, और यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा विथ E2F वो बाइंडेड रहे, ताकि G1 साइकिल अरेस्ट हो जाए और E2F को मौका ही नहीं मिले कि वो G1 से साइकिल को S फेज में जाने दे। क्लियर? तो दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट ओनली कि A जो है वो इनहिबिट करता है CDK4 एक्टिविटी को, ताकि जो रेटिनोब्लास्टोमा है वो E2F से बाइंडेड रहे और आगे ना जाए। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एनीवन विथ एक्सप्लेनेशन? मैम फर्स्ट वाला आंसर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जीवन में तो CDK1 और जो साइक्लिन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बिल्डअप होना चालू होता है, और डीएनए सिंथेसिस के भी सारे जो प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि हेलिकेस भी होगा, तो वो भी उसका एंड में, जीवन का एंड में एक्यूमुलेट होगा, और जीवन में उसकी मतलब क्वांटिटी कमी होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाला ठीक लग रहा है मुझे। ओके, दैट इज लाइक स्पेशली साइक्लिन और सीडीके दोनों की एक्टिविटी 0 होती है। गुड। तो बेसिकली यहाँ पे यही है कि जो अपना CDK है वो क्या है, वो कम है यहाँ पे, और यहाँ पे जो CDK एक्टिविटी इनहिबिट कर दे रहा है किसको, हेलिकेस की लोडिंग ही नहीं होने दे रहा है। ठीक है, कहाँ पे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में। तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि हेलिकेस, MCM हेलिकेस, ये सब क्या बनना स्टार्ट होते हैं कौन से फेज में, G1 फेज में। लेकिन यहाँ पे अगर वो उसी का इनहिबिशन कर दे, मतलब हेलिकेस को लोड ही होने ना दे, तो क्या हो जाएगा, G1 फेज का ये जो ग्राफ है इसकी CDK एक्टिविटी है वो G1 फेज में कम हो जाएगी। लेकिन फिर अपन जैसी जैसी फिर एक्यूमुलेशन होते गया G1 फेज के एंड में, और S फेज में इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए CDK एक्टिविटी यहाँ पे G1 मतलब S फेज में ज़्यादा होगी और G1 पे कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। ओके, चलो। यस मैम। ओके, तो दिस इज लाइक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर CSI और नेट, विच इज एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, क्या बताया था कि एपोप्टोसिस मतलब नेचुरल डेथ किसी भी सेल की। ठीक है, उसको कुछ बाहर से ऐसे प्रेशर नहीं आ रहा है टू गो, और या फिर कुछ ऐसा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं है। दिस इज लाइक नॉर्मल सेल का काम ही ये है कि वो एक बार अपनी सेल साइकिल कंप्लीट कर दे, उसको M फेज तक पहुंचा दे, मियोसिस माइटोसिस करवा दे, उसके बाद ठीक है वो सेल की लाइफ खत्म, वो अब एपोप्टोसिस में चला जाएगा। ठीक है, तो जब नॉर्मल सेल पे, जैसे कि जब हम लोग सेल कल्चर भी करते हैं, कैंसर सेल कल्चर, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल सेल है सपोज, उस नॉर्मल सेल का हम देखते हैं कि उसका रेगुलेशन कैसे होता है। तो जैसे ये अपने पास न्यूक्लियस है, ये ऑर्गेनल्स है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सपोज लाइसोसोम है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे क्या होता है, सेल जो एपोप्टोसिस में जाने लगती है तो उसका श्रिंकेज होने लगता है, मतलब ये अभी अपनी हेल्दी नॉर्मल सेल है, ये धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होने लग जाती है। इसके जो क्रोमेटिन्स है वो क्या करने लग जाते हैं, कंडेंसेशन करने लग जाते हैं। अगर क्रोमेटिन कंडेंसेशन होने लग गया, सेल का श्रिंकेज होने लग गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्लैबिंग टाइप का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। ठीक है, दिस इज योर मेम्ब्रेन ब्लैबिंग। अब जब ये मेम्ब्रेन ब्लैबिंग होने लग जाती है तो अंदर के जो मटेरियल्स है, जैसे जो न्यूक्लियस है, वो उसका क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर ब्लैबिंग होते जाती है और होते जाने की वजह से सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो फट के अलग अलग वेसाइकल्स बना के एक एपोप्टोटिक बॉडी बना देते हैं। तो अगर जब भी हमको सेल पे ऐसे बहुत सारे बॉडीज दिखने लगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्मेशन। ठीक है, और उसके बाद इसका लाइसिस हो जाता है, जो कि जो हमारे लाइसोसोम्स है या फिर ये बाहर निकलने लग जाते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइसिस ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज। और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं वाइटलिटी ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ऐसे होती है हमारी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्लियर? अब देखो, जो सेल डेथ इंडक्शन है वो 3 वेज से हो सकता है। एक तो होता है अपना नेक्रोसिस, दूसरा होता है अपना एपोप्टोसिस, और तीसरा होता है अपना ऑटोफेगी। तो जब नेक्रोसिस होती है तो सेल को बाहर से एक प्रेशर मिलता है। ठीक है, एक प्रेशर मिलता है सेल को, कुछ भी अगर डैमेज हो रहा है तो सेलुलर स्वेलिंग होने लग जाएगी, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन का डायलेशन हो जाएगा। लेकिन जब नेक्रोसिस होती है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। हमारे मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, IgE एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज अवर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स फ्रॉम मास्ट सेल्स विच वी डोंट वांट, क्योंकि हमको और दिक्कतें हो रही है अगर नेक्रोसिस होने लगी बॉडी में। ठीक है, तो सडन डेथ होने लगती है सेल्स की, दैट इज अवर नेक्रोसिस।
नेक्स्ट अपन आते हैं एपोप्टोसिस, जो अपन ने देखा दैट इज अवर प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, तो जिसमें अपन ने देखा सेल का श्रिंकेज हो गया, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो गया, कैस्पेज एक्टिवेशंस वी विल डील विथ नाउ कि कैस्पेज एक्टिवेशन क्या है। एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ लेकिन नो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स विच इज गुड फॉर आवर बॉडी, कि इसमें कुछ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा है। थर्ड होता है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी में क्या होता है, सेल्स जो है वो अपने ही जैसे जो डैमेज उसको लग रहा है उसी को वो खाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम की हेल्प से वो खुद ही ऑटोफेगी करना स्टार्ट कर देता है और क्या बनाता है, ऑटोफेगोलाइसोसोम्स, जो कि एटीजी प्रोटीन उस पर होता है जो कि पार्टिसिपेट करता है लेकिन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं देता। तो ऑटोफेगी इज समथिंग गुड फॉर आवर सेल्स, कि अगर वो पहले ही देख रहा है कि नहीं ये बाद में दिक्कत करेगा या फिर ये बाद में कैंसर सेल में प्रोलिफरेट हो सकता है, तो ये क्या करता है, उसको खा लेता है। किसको खा लेता है, जो कि एबनॉर्मल सेल्स को वो देखता है या फिर अपने ही सेल्स में कुछ एबनॉर्मलिटी आई है तो उसको ऑटोफेगी करके वो लाइसिस कर देता है। क्लियर। वैसे ऑटोफेगी मतलब एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि जो फास्टिंग करते हैं, मतलब अपने आप को थोड़े दिन तक भूखे रखते हैं, उन पे ऑटोफेगी एक्टिव रहती है और उन पे कैंसर बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से हम खाते रहते हैं, हम क्या करते हैं, जीनोबायोटिक्स एक्टिवेट कराते हैं हमारे बॉडी में। अब ये जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं, कभी कभार सेल्स को डैमेज भी कराते हैं। ठीक है, तो कभी कभार बूढ़े बुजुर्ग क्यों इतना फास्टिंग करते हैं और उन पे कैंसर्स भी कम होते हैं। लेकिन आजकल कैंसर रेट इतना बढ़ गया है कि आजकल बहुत कम ही पॉपुलेशन है जो वो फास्टिंग रखती होगी। ठीक है, और जंक फूड का इंटेक हमारा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो जिसको बोलते हैं जीनोबायोटिक्स। हमारा इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम खा भी रहे हैं, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी करवा रहे हैं और क्या करा रहे हैं, कैंसर भी करवा रहे हैं, कैंसर का रेट भी इतना बढ़ा रहे हैं। तो लेकिन जब कोई फास्टिंग रखता है तो क्या होता है, दिस इज नॉट लाइक एग्जैक्ट स्टडी कि हाँ फास्टिंग रखोगे तो कैंसर नहीं होगा, बट ये है कि हमारे सेल को ऑटोफैगी करने का मौका मिलता है। So this is like a hypothesis which is not yet a well established. Okay. Next अपन आते हैं एपोप्टोसिस के दूसरे फैक्टर पे, that is our caspase activation. ठीक है, तो caspase में क्या होता है, this C represent the active site for cysteine amino acids which cut on aspartic acid, जो कि D है, that is one of our amino acids, यहाँ पे वो कट करता है। ठीक है, और कैस्पेस को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीएजेस, जिसके पास क्या है, एक प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसको इसलिए नाम दिया क्योंकि वो सिस्टीन रेसिड्यू के कैटालाइटिक साइट पे कट लगाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, कैस्पेस, जो कि सी टर्मिनल में प्रेजेंट रहती है ऑफ एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, अब ऐसे तो बहुत सारे कैस्पेजेस प्रेजेंट है, मेनली 12 कैस्पेजेस अभी तक आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। तो जो कैस्पेज है वो ऐसे एक्टिव नहीं रहता, भले उसके पास प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी है लेकिन वो क्या रहता है, प्रोकैस्पेज के फॉर्म में रहता है। अब प्रोकैस्पेज के फॉर्म में रहता है तो इसके पास एक रहता है प्रोडोमेन, दूसरा रहता है स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट्स। ठीक है, तो अब जैसे ही यहाँ पे कुछ आया और यहाँ पे कट लगाया, जो कि कौन से साइट में, सी टर्मिनल के एस्पार्टिक एसिड के सिस्टीन रेसिड्यूज के पास उसने कैस्पेज की एक्टिविटी की और यहाँ पे कट लगाया, तो क्या हुआ, ये कैस्पेज एक्टिवेट हो गया और जो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स है वो अलग अलग हो गए। तो एक कैस्पेज का हेट्रोटेट्रामर बना, उसके बाद इसके 2 हेट्रोडाइमर्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर यहाँ तक? अब अपन जैसे कि देखते हैं नॉर्मल सेल पे, मुझे बताना एक चीज़, अगर ये मैं नॉर्मल सेल लूँ और ये मैं कैंसर सेल लूँ, ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मल सेल है और ये मेरे पास कैंसर सेल है, तो यहाँ पे क्या होगा, या फिर कैंसर सेल नहीं, अपन इसको बोल सकते हैं एपोप्टोटिक सेल्स। ठीक है, क्योंकि हम एपोप्टोसिस देख रहे हैं यहाँ पे, पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। एपोप्टोटिक सेल है अपने पास और यहाँ पे क्या अपने पास नॉर्मल सेल है। ठीक है, तो प्रोकैस्पेस और कैस्पेस मुझे कहाँ पे मिलेगा, एनीवन? कोई बताना चाहेगा? हेलो, माय क्वेश्चन इज कि मुझे प्रोकैस्पेस और कैस्पेस
कहाँ पे मिलेगा? मैम ये थोड़ा ऊपर से, ये थोड़ा ऊपर से जा रहा है मैम। क्या? हेलो मैम नॉर्मल सेल में प्रोकैस्पेस मिलेगा। वेरी गुड, नॉर्मल सेल में नॉर्मल सेल में प्रोकैस्पेस। प्रोकैस्पेस। वेरी गुड। और मुझे एपोप्टोसिस सेल्स में क्या मिलेंगे? कैस्पेस, राइट? ठीक है, क्योंकि कैस्पेस। गुड कैस्पेस। गुड गुड। तो अब देखो नॉर्मल सेल्स में प्रोकैस्पेस जो है वो ऐसे इस फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन जैसे ही इसको एपोप्टोसिस में जाना है यहाँ पे उसका क्लीवेज होगा। कहाँ पे? एक्टिव साइट फॉर सिस्टीन एंड कट ऑन एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। और ये एक्टिव होके क्या बनाएगा? हेट्रोटेट्रामर या फिर विथ हेट्रोडाइमर, हेट्रोडाइमर बनाएगा, फिर दोनों को ज्वाइन कर देंगे अपन तो ये क्या बना देगा? हेट्रोटेट्रामर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, दो पाथवेज होते हैं अपने पास एपोप्टोसिस के। एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे को अपन क्या बोलते हैं? सेल सुसाइड पाथवे। और एक्सट्रिंसिक को क्या बोलते हैं? सेल मर्डर पाथवे। ओके, मतलब बाहर से कुछ कोई इसको सिग्नल दे रहा है तो वो मार रहा है उसको, दैट इट इज दैट काइंड ऑफ सेल मर्डर पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। वेरएज इंट्रिंसिक पाथवे इसको अंदर से आ रहा है कि मेरे को मर जाना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? कुछ भी अंदर से स्ट्रेस आ रहा है। ओके अब हाँ, जैसे मैंने बताया तुम लोग को कि अभी तक 12 कैस्पेस अराउंड डिस्कवर हो चुके हैं, तो दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, बट तुमको इसमें सारे कैस्पेस याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे जो इन्फ्लेमेशन में कैस्पेस होते हैं ये अपने सिलेबस से बाहर है, हमको ये ज़रूरी नहीं है याद करना, ठीक है। लेकिन एपोप्टोसिस कैस्पेसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इनिशिएटर है, और ये क्या है? एग्जीक्यूशनर, मतलब ये एग्जीक्यूट कराते हैं और क्या कराते हैं? एपोप्टोसिस कराते हैं। तो 3 कैस्पेस मेनली जो है वो एग्जीक्यूशनर है जो कि एपोप्टोसिस कराते हैं, दैट इज कैस्पेस 3, 6 और 7 जो कि हमारे में प्रेजेंट रहते हैं, माउस, ह्यूमन में, ठीक है। और जो इनिशिएट कराते हैं कि अब तुमको हाँ एपोप्टोसिस में जाना है, जिसके पास DED कॉम्प्लेक्स, दैट इज डेथ डोमेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसको अभी डिटेल करेंगे अपन। तो कैस्पेस 2, 9, 8 और 10 जो कि किसमें प्रेजेंट रहता है? माउस, ह्यूमन, और कैस्पेस 10 सिर्फ ह्यूमन पे। तो ये तुमको याद रखना है कि एपोप्टोसिस के 2 हैं, एक तो इनिशिएटर है, दूसरा एग्जीक्यूशनर है। इनिशिएटर में कौन कौन से? कैस्पेस 2, 9, 8 और 10, और एग्जीक्यूशनर में 3, 6 और 7। क्लियर? अब ये अपन पढ़े कि इसके पास डोमेन होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, एक लार्ज सब यूनिट होता है। उस सब यूनिट के पास इसके पास दैट डोमेन से अटैच्ड डोमेन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे पे, ठीक है। सबसे तो अपना पहला जो है इंट्रिंसिक पाथवे। अब देखो यहाँ पे कुछ भी जैसे डेथ लिगेंड्स आए या डेथ रिसेप्टर्स आए, ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक में, लेकिन अभी पहले अपन इंट्रिंसिक पाथवे देख रहे हैं, ठीक है। तो अब इंट्रिंसिक पाथवे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज अवर साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी कहाँ पे पढ़े अपन? एनीवन? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। वेरी गुड। और वो उसका फंक्शन क्या है? पहले पढ़े थे। ओके और इसका फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता था वहां पे। हाँ एग्जैक्टली। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। कौन? साइटोक्रोम सी, है ना। तो अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले अगर साइटोक्रोम सी का रिलीज हो गया, कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि जो अपना जो साइटोक्रोम सी रहता है वो यहाँ पे रहता है इनर मेम्ब्रेन में, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन पे अपना साइटोक्रोम सी रहता है। तो अगर एक बार साइटोक्रोम सी बाहर निकल गया, मतलब सेल को एपोप्टोसिस पे जाना है, ठीक है, दैट इज द इंट्रिंसिक, दैट इज अंदर का पाथवे, ओके। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट होता है। कौन से पाथवे में? इंट्रिंसिक पाथवे में। ऑक्सीजन सप्लाई लेस होती है, कोई सर्वाइवल फैक्टर्स नहीं होते, सेल डीएनए डैमेज होता है, तब सेल का डीएनए भी डैमेज कहाँ होता है? अंदर से होता है। तो तब क्या होता है? इंट्रिंसिक पाथवे चलता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है सबको?
अब यहाँ पे देखना एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको समझने के लिए कि कौन कौन से एपोप्टोसिस फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया, इसको ऐसे ले लेते हैं, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये मेरा आउटर मेम्ब्रेन है। क्लियर यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे दो फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक साथ प्ले करते हैं रोल। ठीक है, विच इज बैक। ओके, बैक के साथ कौन रोल करता है? एक और एक फैक्टर रोल करता है, दैट इज बैक्स। ठीक है, अगर मैं बैक्स और मैं कलर चेंज कर लेती हूँ एक सेकेंड। ओके, और ये मेरा है बैक, दिस इज माई बैक, दिस इज माई बैक एंड दिस इज माई बैक्स। ठीक है, अब क्या होता है, अगर बैक्स और बैक एक साथ मिल गए तो वो क्या कराते हैं? पोर का फॉर्मेशन कराते हैं। और अगर पोर का फॉर्मेशन हो गया तो क्या होगा? मेरा साइटोक्रोम सी है वो क्या करेगा? वो बाहर निकल जाएगा। साइटोक्रोम सी मेरा बाहर निकल गया, और साइटोक्रोम सी बाहर निकल गया तो वो एपीएफ करके ये भी मैं डिटेल में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि पोर का फॉर्मेशन कौन करेगा? बैक्स और बैक करेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होती है कि हमारे सेल्स हमेशा तो एपोप्टोसिस में जा नहीं सकते, तो जो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे जो बैक प्रोटीन्स है वो मेरे सेल्स पे ऐसे लगे होते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पे ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, अब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया पे लगे होते हैं तो मेरे पास यहाँ पे एक फैक्टर आता है, दैट इज माई BCL2। दिस इज व्हाट? माई BCL2। तो BCL2 क्या करता है? इसको इनहिबिट करके रखता है। किसको इनहिबिट करके रखता है BCL2? BCL2 मेरा बैक को इनहिबिट करके रखता है, कि वो बोलता है कि मैं बैक्स को बाइंड होने नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं तुमको पोर फॉर्मेशन होने नहीं दूंगा। तो BCL2 क्या करता है? बैक को इनहिबिट कर देता है। समझ में आई बात यहाँ तक? तो बैक और बैक्स क्या बना रहे हैं? पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि साइटोक्रोम सी को बाहर निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बैक्स है उसको इनहिबिट कौन करके रखता है? BCL2 इनहिबिट करके रखता है। ठीक है, अब तीसरा फैक्टर आता है। अब BCL2 को हटाने के लिए अपन को एक फैक्टर चाहिए। ठीक है, अब BCL2 को हटाने के लिए एक जो फैक्टर आता है वो होता है बैड। क्या होता है? बैड। बैड क्या करता है? BCL2 को हटाता है। अगर BCL2 हटा दिया तो वापस से बैक और बैक्स एक साथ क्या हो जाएंगे? फॉर्म हो जाएंगे, और क्या करेंगे? पोर का फॉर्मेशन करेंगे। मेम्ब्रेन में पोर बना देते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे लोग मेम्ब्रेन में पोर बनाएंगे तो साइटोक्रोम सी बाहर आ जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे यही चीज लिख दी है कि BCL2 का काम क्या है? BCL2 का काम क्या है यहाँ पे? कि वो किसको बाइंड रखता है? बैक्स को बाइंड रखता है। ठीक है, बैक्स और बैक को एक्चुअली दोनों को बाइंड करके रखता है, बैक्स और बैक दोनों को। ठीक है, तो दोनों को अगर वो इनहिबिट करके रख रहा है तो बाइंड्स टू बैक्स एंड डू नॉट अलाउ बैक टू फॉर्म पोर ऑन आउटर मेम्ब्रेन। तो ये दोनों को क्या करता है? बाइंड करके रखता है, तो इसको पोर का फॉर्मेशन करने नहीं देगा। अब ऑन द अदर वे जो अपने पास बैक्स है यहाँ पे, वो क्या करता है? चैनल का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ बैक। ठीक है, अब बैंड जो है, बैंड इसको इनहिबिट करके किसको रखा है? BCL2 को। तो बैंड बाइंड्स टू BCL2 एंड रिक्विट्स बैक। अब बैंड जो बोलता है मैं BCL2 को हटाऊंगा और क्या करूंगा? बैक को लेके आऊंगा कि बैक तुम आओ और चैनल का फॉर्मेशन करो। तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है? बैक और बैक्स क्या करते हैं? चैनल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, तो अब यहाँ पे ये फैक्टर अपन ने देख लिया कि यहाँ पे अपन को पोर तो फॉर्मेशन करना है, और वो कौन दोनों मिलके करेंगे? बैक और बैक्स। तो BCL को भी टू को भी हटा दिया। किसने हटा दिया? BCL2 को बैड ने हटा दिया। अब बैड हटा दिया BCL2 को। अब क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ से अब साइटोक्रोम सी तो निकलना अब जरूरी है। अब जैसे ही यहाँ पे साइटोक्रोम सी निकलता है तो क्या होता है? साइटोक्रोम सी एक APF से बाइंड करता है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेशन फैक्टर। अब ये जो APF होता है इसके पास दो डोमेन्स होते हैं। ठीक है, अब वो दो डोमेन्स कौन कौन से हैं इसके पास? जैसे मेरा साइटोक्रोम सी यहाँ से निकला,
साइटोक्रोम सी जो ये निकल रहा है, ये सब क्या है, साइटोक्रोम सी है। ये साइटोक्रोम सी इससे आके बाइंड हो गया, किससे बाइंड हो गया आके, APAF से, विच इज एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब इस APF के पास दो डोमेन्स होते हैं। एक डोमेन में तो वो क्या करता है, साइटोक्रोम सी को बाइंड कर लेता है, ठीक है। लेकिन दूसरे डोमेन पे वो क्या करता है, ये जो दूसरा डोमेन है इसके पास, इसको बोलते हैं कार्ड डोमेन। क्या बोलते हैं, कार्ड डोमेन। और कार्ड डोमेन का फुल फॉर्म क्या है, कैस्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन। तो यहाँ पे वो क्या करता है, कैस्पेस को रिक्रूट करता है, क्योंकि अपन ने पहले ही देखा कि अगर कैस्पेस 3 कैस्पेस 7 एक्टिवेट हो गए तो ये सब क्या है, प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स हैं जो सेल को डेथ की तरफ ले जाएंगे। तो एपोप्टोजोम जो है यहाँ पे, सॉरी APF जो है, इसके पास दो डोमेन्स है। यहाँ पे इसने क्या किया, साइटोक्रोम सी को बाइंड कर लिया। दूसरे डोमेन में वो क्या करता है, कार्ड डोमेन विच इज अवर कैस्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन। यहाँ पे थोड़ा सा ATP का हाइड्रोलिसिस भी होता है, क्योंकि ये सब के लिए अपन को एनर्जी तो चाहिए, ATP तो अपन भूल ही नहीं सकते। अब जो है ATP की डोमेन, ATP आया। अब ATP आया तो क्या हुआ, ये जो सारे जो हैं एपोप्टोजोम जो है वो 9 सब यूनिट से बनते हैं, और ये सब क्या है, फॉर्म कर देते हैं, एक एपोप्टोजोम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पे प्रोकैस्पेस, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, जो इसके पास कार्ड डोमेन है, जहाँ पे अपना प्रोकैस्पेस आके बाइंड हो जाएगा, वो आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, दैट इज अवर प्रोकैस्पेस 9। प्रोकैस्पेस 9 यहाँ पे आके बाइंड हुआ, और वो प्रोकैस्पेस 9 क्या करता है, फिर रिक्रूट करता है किसको किसको, कैस्पेस एक्टिवेशन कराएगा, कैस्पेस 3, 7। और जब ये कैस्पेस 3, 7 एक्टिवेट हो गए तो तब हमारी सेल क्या है, वो एपोप्टोसिस पे चली जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, हेलो, यस मैम। ओके, दिस इज नॉट 9, दिस इज 7, ठीक है, हेप्टामेरिक। यस मैम। हाँ, यस मैम। हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन आते हैं एपोप्टोसिस की जो फैमिली, जैसे मैंने अभी BCL2 का बताया, BCL2 किसको इनहिबिट करके रख रहा था, BHA। गुड। तो BCL2 पोर फॉर्मेशन बैक्स को, हाँ, बैक और बैक्स दोनों को, तो वो जब उस पर बाइंड होके रख रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो साइटोक्रोम सी को निकलने नहीं दे रहा है, क्लियर, क्योंकि वो उसको बांध के रख रहा है। अब देखो PCL2 एक ऐसा होमोलॉगी डोमेन है जिसके पास दोनों चीज़ है। उसके पास क्या है, एंटी एपोप्टोटिक भी है वो, और क्या है, प्रो एपोप्टोटिक भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये शायद लेलिंजर या फिर एल्बर्ट का है, एल्बर्ट का डायग्राम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी लास्ट में इससे रिलेटेड। तो अब देखो यहाँ पे दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है एंटी एपोप्टोटिक BCL2 प्रोटीन, दूसरा होता है प्रो एपोप्टोटिक BCL2 प्रोटीन, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक एपोप्टोसिस कराता है और एक एपोप्टोसिस नहीं होने देता है, ठीक है। तो जो एंटी एपोप्टोटिक BCL2 प्रोटीन का जो डोमेन है, उसके पास क्या है, BH4, BH3, BH1, BH2, ट्रांसमेम्ब्रेन, ये तो दोनों की डोमेन सेम रहते हैं लेकिन फंक्शन अलग है। यहाँ पे देखो BCL2, BCLXL, BCLW और A1, ये क्या है, सारे एंटी एपोप्टोटिक है। लेकिन अब देखो तुमको क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी एपोप्टोटिक्स एंड, ऐसा पूछेगा तो ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा तुमको A1, दूसरा दे देगा बैक, ठीक है, तीसरा दे देगा बैक्स, ठीक है, और फोर्थ दे देगा प्यूमा, ठीक है। तो अब देखना, अब मेरे को बताओ इसमें से कौन सा एंटी एपोप्टोटिक है, A1। A1, गुड। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअल में पिछले CSIR नेट के क्वेश्चन पेपर में, कि इनमें से फॉलोइंग कौन सा जो है वो एंटी एपोप्टोटिक है। तो ये तुम लोग को याद रखना है कि एंटी एपोप्टोटिक BCL2 प्रोटीन्स कौन कौन से, दैट इज BCL2, BCLXL, MCL1 और A1, ठीक है। अब अपन आते हैं यहाँ पे प्रो एपोप्टोटिक में। प्रो एपोप्टोटिक BCL2 प्रोटीन्स कौन कौन से, बैक्स, बैक,
जो कि अपन देख चुका है कि ये चैनल फॉर्मेशन करेंगे और साइटोक्रोम सी को बाहर निकालेंगे, ठीक है, बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो प्रो एपोप्टोटिक का ही दूसरा फैक्टर आता है, दैट इज BH3 ओनली प्रोटीन्स। अब यहाँ पे देखो ये BH3, ये जो है वो कॉमन प्रोटीन्स है एंटी एपोप्टोटिक, प्रो एपोप्टोटिक और BH3 ओनली प्रोटीन्स में, ठीक है। लेकिन जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है वो बाकी सारे डोमेन्स हैं BCL2 फैमिलीज के, ठीक है, ये सब BCL2 फैमिलीज के। अब देखो यहाँ पे जो BH3 ओनली प्रोटीन्स है उस पर क्या क्या है अपने पास, जैसे अपन ऐसे याद रखो, अपन दहेज में सब कुछ दे रहे हैं, सपोज ऐसा याद रखो, तो क्या क्या दे रहे हैं, प्यूमा के शूज दे रहे हैं, नॉक्सा दे रहे हैं, बैड दे रहे हैं, ठीक है, बीम दे रहे हैं। तो जितने भी देने वाली चीज़ है वो अपनी क्या है, प्रो एपोप्टोटिक है। तो दैट इज बीम, प्यूमा, नॉक्सा, बैड, ये सब अपन दहेज में देते जा रहे हैं, दैट इज अवर प्रो एपोप्टोटिक। BMF, HRK, ठीक है, जो कि ब्रांड है ये भी, बिक, BNIP3, निक्स और टीबीड, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोटीन्स है वो क्या हो गए, अपने प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हो गए। और जो एंटी एपोप्टोटिक है वो क्या हो गए, BCL2, BCLXL और A1। क्लियर यहाँ तक? हेलो, यस मैम। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये जो एपोप्टोसिस कराते हैं, तो ये फैक्टर तुम लोग को याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर यहाँ पे देखो, जैसे कि अपने पास BCL2 है, मैंने क्या बोला कि BCL2 क्या कराता है, एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर है BCL2, ठीक है। ये लेकिन ये जो प्रो एपोप्टोटिक है ना, ये BCL2 फैमिली का है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। BCL2 की जो फैमिली है वो, उसकी फैमिली एक तो एंटी एपोप्टोटिक फैमिली है उसकी, और दूसरी जो फैमिली है उसकी वो प्रो एपोप्टोटिक फैमिली है। क्लियर? अब देखो जो BCL2 जो बेसिकली जो एंटी एपोप्टोटिक करवा रहा है, वो क्या करता है, बैक्स और पिक को इनहिबिट करके रखता है ताकि वो उसको पोर फॉर्मेशन होने ना दे, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, BH3 को भी इनहिबिट करके रखता है ताकि वो किसको एक्टिवेट्स ना करे, बिड, प्यूमा, बीम को एक्टिवेट्स ना करे, जो कि प्रो एपोप्टोटिक है। क्लियर यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो BH3 ओनली प्रोटीन है जो कि अपना क्या करता है, प्रो एपोप्टोसिस कराता है, उसके पास कौन कौन से एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हैं, दैट इज बैड, नॉक्सा, BMF, HRK, बिग्स, BNIP3। तो ये क्या करते हैं, BCL2 को इनहिबिट करके रखते हैं। अगर BCL2 एक बार इनहिबिट हो गया तो BCL2 बैक्स और बैक को इनहिबिट करके नहीं रख सकता, तो बैक्स और बैक एक्टिवेट हो गए तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे बैक्स और बैक क्या करेंगे, पोर का फॉर्मेशन करेंगे और साइटोक्रोम सी को बाहर निकाल देंगे। दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया इंटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या प्रेजेंट रहेगा, बैक्स और बैक जो कि साइटोक्रोम सी को निकालेंगे और क्या कराएंगे, एपोप्टोसिस कराएंगे। क्लियर ये? यस मैम। ओके, यस मैम। ओके, लेकिन ये फैक्टर तुम्हें ज़रूर याद कर लेना। अब वो तुम लोग का तरीका है, तुम कैसे याद करोगे। बाकी मैंने एक तरीका बताया है कि जो जो दहेज में चीज़ें जाती हैं, दैट इज़ प्यूमा, नॉक्सा, बैड, BMF, HRK, ये सारे प्रो एपोप्टोटिक में आएंगे, और एंटी एपोप्टोटिक की फैमिली BCL2, A1, ये सब उसकी फैमिलीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब मैंने यहाँ पे बात तो की है कि यहाँ पे ये कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करा देगा। अब कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करा देगा तो उसके बाद आगे क्या, कैसे उसने एपोप्टोसिस करा दी, तो वो फैक्टर अपन देखते हैं, ठीक है। तो कैस्पेस 3 जब अपना एक्टिवेट हो गया यहाँ पे, तो कैस्पेस 3 क्या करता है, न्यूक्लियर लैमिन्स को डिग्रेड करा देता है। न्यूक्लियर लैमिन्स क्या है, जनरली न्यूक्लियस के जो आउटर कवरिंग्स है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो वो न्यूक्लियर लैमिन्स का डिग्रेडेशन, एक बार इसका डिग्रेडेशन हो गया तो सारे जो DNA है वो बाहर आ गए, मतलब सेल अब डेथ पे जाने लगा, ठीक है, न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन हो गया। सेकेंड कैस्पेस 3 क्या करता है, साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स को डिग्रेडेशन करा देता है, गोल्जी मैट्रिक्स प्रोटीन का डिग्रेडेशन कराता है, उसको डिस्टेबलाइज करा देता है। और क्या करता है, डिग्रेड इनिबिटरी कैस्पेस एक्टिवेटेड DNAs, मतलब कैट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करा के DNA का डिग्रेडेशन करा देता है। और ये सारे फैक्टर्स फिर क्या करते हैं, एपोप्टोसिस करा देते हैं सेल्स का। अब यहाँ पे क्या जो है, हमारे सेल की जो है वो डेथ हो जाएगी। क्लियर? तो ये चीज़ लिंक हुई कि साइटोक्रोम सी एक्टिवेट हुआ, एपोप्टोसोम का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ,
प्रोकैस्पेस 9 जो है वो इनएक्टिव डोमेन है, वो यहाँ पे आके एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट हो गया उसके बाद उन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूटर कैस्पेस का एक्टिवेशन कराया, दैट इज कैस्पेस 3 एंड कैस्पेस 7। जैसे ही कैस्पेस 3 और कैस्पेस 7 का एक्टिवेशन हुआ, उन लोगों ने क्या किया, साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन कराया, गोल्जी मैट्रिक्स प्रोटीन्स को डिस्टेबलाइज कराया, न्यूक्लियर लैमिनिन्स को डिग्रेड कराया, और फाइनली हमारा सेल जो है वो एपोप्टोसिस में चला जाएगा। क्लियर? क्लियर है सबको यहां तक? हेलो, क्लियर है ना? आगे बढ़ूं? यस मैम। ओके, अब देखो यहाँ पे Yes. ओके, अब यहाँ पे देखो अपन आते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अपने पास 2 पाथवे है। यस मैम। ओके, तो हाँ मैम। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था अपने पास 2 पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे जो सेल को सुसाइड करवा देगा अंदर से, एक्सट्रिंसिक पाथवे जो सेल का मर्डर करा रहा है जो कि बाहर से। ठीक है, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अवर एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है यहाँ पे कि जो अपने पास ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, जैसे कि इम्यूनोलॉजी पढ़े हो, सब पढ़े हो इम्यूनोलॉजी? साइटोटॉक्सिक टी सेल के बारे में Yes, पता ma'am. है? Yes. ओके यस मैम। ओके, तो अपने पास जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है उसके पास कुछ लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लिगेंड्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं, उसी लिगेंड को अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फास्ट लिगेंड्स, ट्रेल, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ठीक है, ये सब अपने पास क्या लिगेंड है। अब बाहर से सिग्नल आया अपने पास सेल के पास, जैसे, और वो सिग्नल क्या क्या है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा का, या फिर टी सेल क्या करता है, एपोप्टोटिक जैसे कि एमएचसी मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसके पास, एमएचसी मॉलिक्यूल से वो बीसीएल से ले लेता है कि एंटीजन को ले लेता है, एंटीजन को लेके फिर वो रिप्रेजेंट कराता है। ठीक है, बीसीएल थ्रू। अब टी सेल के पास आता है, टी सेल क्या करता है, उसको एपोप्टोसिस कराता है। ठीक है, अब वही जो अपने पास अपन को जो बीसीएल से जो एंटीजन्स मिले हैं वो यहाँ पे आ गए, किसके पास आ गए, टी सेल के पास आ गए। अब अपने पास क्या है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, अपने पास दूसरा क्या है, फास्ट लिगेंड है। तो ये जो सारे अपने पास लिगेंड है और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, वो सब क्या कराते हैं, एक डोमेन से बाइंड होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं अपन डेथ रिसेप्टर। ठीक है, अब जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है अल्फा है मेरे पास, उसी का मेरे पास रिसेप्टर होगा, फास्ट लिगेंड है उसी का मेरे पास फास्ट रिसेप्टर होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे डेथ रिसेप्टर है, और उसी डेथ रिसेप्टर के पास नीचे क्या है, डेथ डोमेन है। ठीक है, तो मेरे पास आया यहाँ पे लिगेंड आया रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर के पास अब फिर से यहाँ पे क्या है, डेथ डोमेन है। ठीक है, अब ये डेथ डोमेन से लगा हुआ अपने पास क्या है, एडेप्टर्स है। ठीक है, तो ये जो एडेप्टर्स है मेरे पास, तो ये एडेप्टर्स क्या करते हैं कि एडेप्टर्स के पास भी 2 चीज़ है, एक तो वो क्या रखे रहते हैं, डेथ डोमेन को रखे रहते हैं, जिससे वो डेथ डोमेन को अटैच करा के रखे रहे, और दूसरा इसके पास क्या होता है, डीईडी को क्या बोलते हैं, एनीवन, डेथ इफेक्टर डोमेन। क्या बोलते हैं, डेथ इफेक्टर डोमेन। तो जो एडेप्टर प्रोटीन है मेरे पास, जो कि मेरे पास FADD है, FA मतलब फास्ट, इसको यहाँ पे अपने पास फास्ट लिगेंड आया है, फास्ट रिसेप्टर आया, तो दिस इज फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ठीक है, तो अब जो फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन है उसके पास 2 चीज़ होती है, एक तो होती है डेथ रिसेप्टर और दूसरा होता है डेथ इफेक्टर डोमेन। तो एक डोमेन से वो क्या करता है, उस रिसेप्टर के डेथ डोमेन से वो बाइंड कर जाता है। ठीक है, दूसरा डेथ इफेक्टर डोमेन क्या करता है, प्रोकैस्पेस 8 से बाइंड कर लेता है। तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कैस्पेज है ना, जैसे यहाँ पे आया ये डिस्क कॉम्प्लेक्स बना, मैंने बोला था ना इसको अपन बाद में ड्रिल करेंगे। तो ये जो लिगेंड है, यहाँ पे अपना लिगेंड है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है अपने पास, क्या है, रिसेप्टर, जिसको अपन बोलते हैं डेथ रिसेप्टर। और जैसे लिगेंड आया तो एडेप्टर प्रोटीन इससे बाइंड कर जाएगा।
जब लिगेंड बाइंड हो गया, डेथ रिसेप्टर बाइंड हो गया, एफएटी बाइंड हो गया जिसके पास डेथ डोमेन है और एडेप्टर से बाइंड करने वाला प्रोटीन है, तो ये फॉर्म करता है किसको, डिस्क को। अब डिस्क क्या है, डिस्क जो है डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, डेथ इंड्यूस कराता है और सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो लिगेंड बाइंड हो गए, रिसेप्टर बाइंड हो गए, एडेप्टर्स बाइंड हो गए और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को अपन क्या बोलते हैं, डिस्क कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोकैस्पेज 8 है वो आके बाइंड हो जाता है। तो जैसे प्रोकैस्पेज 8 आके यहाँ पे बाइंड होता है तो वो दूसरा काम क्या करता है, जो बिड जो है जैसे मैंने बताया ना, बिड भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसको क्या करा देता है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा देता है। तो बैक्स, बिड, बिम जो अपन अभी तक पढ़े हैं वो सब क्या करते हैं, बैक्स के साइड बाइंड होके यहाँ पे चैनल का फॉर्मेशन करते हैं और साइटोक्रोम सी को बाहर निकालते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे मैंने बिड पढ़ाया था ना, टी बिड, ठीक है, टी मतलब यहाँ पे ट्रंकेटेड बिड है, ठीक है। तो ये सब क्या प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स हैं। तो ये सब जब बाइंड होते हैं तो क्या है, एपोप्टोसिस के लिए सेल्स को भेजते हैं। तो अपन यहाँ पे थे एक्सटेंसिक डोमेन पे, ठीक है। तो जैसे ही क्या हुआ, ये लिगेंड बाइंड हो गया, डेथ रिसेप्टर से बाइंड हो गया, एडेप्टर्स प्रोटीन आ गए। तो अब यहाँ पे क्या आता है, प्रोकैस्पेज 8 आता है जो कि क्लीवेज कराता है किसका, इसका डेड का, दैट इज अवर डेथ इफेक्टर डोमेन। और जैसे ही जो प्रोकैस्पेज जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसका क्लीवेज होगा तो ये क्या बना देगा, एक्टिव कैस्पेज 8। एक्टिव कैस्पेज 8 जैसे ही बनेगा तो किसका एक्टिवेशन होगा, कैस्पेज 3, कैस्पेज 6 और 7, और हमारा सेल जो है वो किस पे चला जाएगा, एपोप्टोसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पहले इस टेबल पे देखा कि कौन कौन से एग्जीक्यूशनर होते हैं, कैस्पेज 3, 6 और 7, ये क्या कराएंगे, अपना एपोप्टोसिस कराएंगे। लेकिन जो इनिशिएटर होते हैं, जो इनिशिएट उसको धक्का देंगे कि तुमको एपोप्टोसिस में जाना है, वो वैसे इनिशिएटर कौन कौन से होते हैं, कैस्पेज 9, 8, 10। तो किसने धक्का दिया, इनिशिएट किसने कराया, प्रोकैस्पेज 8 ने। प्रोकैस्पेज 8 क्लीवेज के थ्रू किस पे कन्वर्ट हो गया, कैस्पेज 8 पे, ठीक है। अब इसने जाके इनिशिएट करवा दिया, इनिशिएट करा के इसने ये साइकिल चलाई, साइटोक्रोम सी को बाहर निकाला, एपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स बनाया, हेप्टामेरिक कॉम्प्लेक्स बनाया और उसने क्या किया, एग्जीक्यूशन करा दिया, किसका करा दिया, 3 और 7 का, जो कि 3 और 7 अपने क्या है, एग्जीक्यूशनर है और मेन जो रोल प्ले करते हैं एपोप्टोसिस पे। तो एपोप्टोसिस के 2 फैक्टर इसीलिए बोला जाता है, दैट इज इनिशिएटर जो इनिशिएट करेगा, डेथ डोमेन से बाइंड करेगा, और फिर क्या होता है, एग्जीक्यूशनर जो फर्दर जाके एपोप्टोसिस कराएगा, ठीक है। तो दोनों पाथवे क्लियर है, एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे। हेलो मैम, जो प्रोकैस्पेज होते हैं वो इनिशिएट, हेलो तुम्हारी आवाज कट रही है, हेलो से होते हैं ना। एक बार चैट में लिखे तो हमको सुनाई नहीं दिया। हेलो हेलो जसवंत, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो। चैट पे लिख दो। ओके, नहीं तो लास्ट में पूछ लेना एक बार, क्योंकि मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं कि देखो, क्रॉस टॉक बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे। अब अपन यहाँ तक जो देखे हैं, हेलो एम आई ऑडिबल, हेलो
Hello, am I audible to everyone? Hello, sorry for the disturbance. हेलो, क्या कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना? हेलो, हेलो, मैम आप म्यूट हो शायद। अच्छा, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ आई एम ऑडिबल? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, हाँ, तो तुम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे ना? हाँ मैम, मैं ये पूछ रहा था जैसे अभी इसमें ये पाथवे जो आपने बताया उसमें प्रोज एस्पेक्ट सिर्फ एक्टिव जो इनिशिएटर हैं उनके लिए दिख रहे हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूशनर है उनके लिए कोई प्रोज एस्पेक्ट एक्टिवेट नहीं हो रहा है। किसके लिए? एग्जीक्यूशनर। एक्चुअली नॉट गेटिंग इट। किसके लिए? एग्जीक्यूशनर। हाँ, ओके, हाँ, जैसे कि हाँ, देखो, वो क्या करता है, प्रोकैस्पेस 8 जो है वो उसको इनिशिएट करा देता है बस, लेकिन एग्जीक्यूशनल के पास भी जो डोमेन है, देखो यहाँ पे देखो, जैसे कि इसका अगर डोमेन का स्ट्रक्चर अपन देखें तो प्रोकैस्पेस 8, 9 ये सब के पास क्या है, दैट डोमेन प्रेजेंट होता है विथ लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। लेकिन कैस्पेस 3 और 6 के 7 के बाद एक बार इसने इंड्यूस करवा दिया, या फिर इनिशिएट करा दिया, तो इसको अब ज़रूरत नहीं है कि इसको हटाना पड़ेगा इस लार्ज डोमेन को एक्टिवेट होने के लिए। ये सिर्फ लार्ज और स्मॉल सब यूनिट के साथ ही वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो अब देखो, एक्सट्रिंसिक पढ़ लिया अपन, इंट्रिंसिक पढ़ लिए, ठीक है। अब ये दोनों जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे होता है वो एक दूसरे से मिला जुला रहता है, ठीक है। तो जैसे अपन ने एक्सट्रिंसिक पे देखा कि डेथ लिगेंड आया, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा आया, फास्ट लिगेंड आया, उसका रिसेप्टर आया, ठीक है। फिर एडेप्टर्स आए जैसे कि फैड और ट्रेड आए। फिर उन्होंने क्या बताया, डेथ डोमेन इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स बनाया। फिर क्या हुआ, ऑटो कैटालिटिक एक्टिवेशन हुआ, किसका, प्रोकैस्पेस 8 का, ठीक है। तो प्रोकैस्पेस का जैसे एक्टिवेशन हुआ, जो कि इनिशिएटर है, उसने किसको किया, एग्जीक्यूशन को एक्टिवेट किया, दैट इज कैस्पेस 3, 6 और 7। और कैस्पेस 3, 6 और 7 एक्टिवेट हुआ तो वो लोग क्या करा दिए, सीधा एपोप्टोसिस करा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जो कैस्पेस 8 है वो क्या करता है, बिड को क्लीव कराता है, ठीक है। जैसे कि अपना ये थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से देखना, ये है मेरा बिड सपोज, ठीक है, और ये सपोज इसके लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका ट्रंकेशन करा दिया, मैंने यहाँ पे से इसको काट दिया। अब क्या हुआ, काटने के बाद जो मेरे पास एक डोमेन बचा यहाँ पे,
ये अलग हो गया, और दूसरा डोमेन जो है मेरे पास, ये डोमेन, ये डोमेन अलग हो गया। ठीक है, तो ये मैं इसको ओवरऑल बोलूँगी बिड। क्या बोलूँगी? बिड। अब बिड जो है इस फॉर्म में है, स्मॉलर सब और लार्जर सब यूनिट के फॉर्म में, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन जैसे ही मैंने इसका क्लीवेज किया तो जो इसका इनएक्टिवेटर है वो अलग हो जाएगा, जो कि स्मॉलर सब यूनिट है। लेकिन जो लार्जर सब यूनिट है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? टी बिड। क्या बोलेंगे? टी बिड। वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि इट क्लीव्स द बिड। जो कैस्पेज 8 है, आफ्टर ऑटोलेटिक कैटालिटिक एक्टिवेशन, ये जो कैस्पेज 8 है वो क्या करता है? बिड को क्लीव कर देता है और इसको क्या बना देता है? टी बिड। ठीक है, जो कि यहाँ पे था अपने पास। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या है? ठीक है, एनीवेज, हाँ, यहाँ पे अपने पास क्या है? टी बिड। तो टी बिड क्या है अपने पास? प्रो एपोप्टोटिक है। तो एक बार अगर टी बिड आ गया तो टी बिड के एक बार आने के बाद जैसे ही यहाँ पे टी बिड आया वो एक्टिवेट हो जाएगा। टी बिड गेट्स एक्टिवेटेड आफ्टर क्लीवेज फ्रॉम कैस्पेज 8, और ये जाके टी बिड बैग के साथ क्या बनाएगा? पोर बनाने लग जाएगा। टी बिड बाहर से एक मॉलिक्यूल, छोटा सा मॉलिक्यूल है, वो आता है और बैग्स और बैग के साथ जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पे पोर का फॉर्मेशन करेगा। पोर का जैसी फॉर्मेशन करेगा, साइटोक्रोम सी बाहर निकलेगा और ये क्या करेगा? एपोप्टोसोम एक्टिवेटिंग फैक्टर जो कि 7 हेप्टामर का है वो बना देगा, और जिसके थ्रू वो कैस्पेज 9 को एक्टिवेट कराएगा, जो कि अगेन एक प्रो कैस्पेज था, वो फिर से जाके क्या कराएगा? कैस्पेज 8 का एक्टिवेशन करवाएगा, विच इज़ अ क्रॉस टॉक बिटवीन योर एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे, जो कि क्लीव कराएगा बिड को और कैस्पेज 9 को एक्टिवेट कराएगा, जो कि फिर से कैस्पेज 8 को एक्टिवेट कराएगा, और इधर कैस्पेज 3, 6, 7 इसको एपोप्टोसिस में लाएंगे। क्लियर? यहाँ पे बिड एक और एक काम करता है कि p53 को इनएक्टिवेट करा देता है, क्योंकि p53 जनरली क्या करता है? G1-S का सेल साइकिल अरेस्ट करा देगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है? सेल को एपोप्टोसिस पे ले जाना है, इसलिए बिड जो है वो p53 को भी इनएक्टिवेट करके रखता है। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। ओके, तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको अच्छे से? इसमें कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को? मैम, जो जसवंत जो पूछ रहा था कि एग्जीक्यूशनर जो होता है वो प्रो कैस्पेज में के फॉर्म में होते हैं कि नहीं, तो वो भी तो प्रो कैस्पेज के फॉर्म में होते हैं ना। जो इनिशिएटर कैस्पेज होते हैं वो जब एक्टिवेट होते हैं तो वो एग्जीक्यूशनर प्रो कैस्पेज को एक्टिवेट करते होंगे ना। हाँ, वरना अगर वो बेस के फॉर्म में होते होंगे तो वो तो हमेशा एक्टिव रहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, तो वो इनएक्टिवेट रहेंगे। देखो ना, ये जो डोमेन्स है, यहाँ पे मैंने यही तो बताया था कि जो प्रो कैस्पेज है वो क्या इनएक्टिवेट फॉर्म में है। ठीक है, तो इनका ऑटोलैटिक एक्टिवेशन होता है। ठीक है, मतलब क्या करते हैं लोग? सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टिक स्पेसिफिक प्रोटीएज को क्लीवेज कराते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? प्रो डोमेन अलग हो जाता है। अब जो प्रो डोमेन है जो इसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, और जो स्मॉलर लार्ज सब यूनिट जो इसके एक्टिवेटेड फॉर्म में, तो वो क्या करते हैं? हेटेरोडाइमर्स बना के हेटेरोटेट्रामर्स बनाते हैं, एंड नाउ वी कैन कॉल दिस एज अ एक्टिवेटर। कैस्पेज जो है वो एक्टिवेट हो गया, लेकिन प्रो कैस्पेज फॉर्म में अगर वो प्रो डोमेन से अटैच्ड है, दैट इज अवर इनएक्टिवेटेड। क्लियर? यस मैम। तो वो यस, योर पॉइंट इज वेरी एब्सोल्युटली करेक्ट कि वो सारे जो हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेंगे, क्योंकि हमेशा अगर एक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो हमारा सेल तो एपोप्टोसिस में ही जाता रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा, वो इनएक्टिव ही रहते हैं, बट जैसे ही कुछ बाहर से सिग्नल आया या फिर कुछ एक्टिविटी आई उसको एक्टिव करने के लिए, तो वो कैस्पेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है? क्लियर? यस मैम। चलो अब आगे बढ़े।
हेलो, ओके चलो अब यहाँ पे देखते हैं। अब एपोप्टोसिस को पढ़ने के लिए एक सिंपल ऑर्गेनिज्म हमने लिया, दैट इज अवर सी एलिगेंस। ठीक है, तो जो सी एलिगेंस है वो क्या है, एक नेमेटोड है जिसपे 1090 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से सिर्फ 131 सेल जो है वो एपोप्टोसिस पे जाते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 959 सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो सी एलिगेंस नेमेटोड है और अपन क्या है वर्टिब्रेट्स, ठीक है, मैमल्स, तो अपन क्या करते हैं उसका एक बार देखते हैं कि वो पाथवे और जो वो एपोप्टोसिस में जाते हैं वो पाथवे में कुछ डिफरेंस है या दोनों सेम पाथ ही को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नॉर्मल केस में क्या होता है, जो सी एलिगेंस है अपना, उसमें क्या होता है, अगर नॉर्मल चल रहा है उसका सेल साइकिल, तो वो क्या करता है, CD4 और CD3 का अगर एक्सप्रेशन करवा रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, सेल को एपोप्टोसिस पे भेज रहा है। ये चीज़ क्लियर है? अगर CD4 और CD3 का एक्सप्रेशन उसने करा दिया तो सेल हमारा किस पे चला जाएगा, एपोप्टोसिस पे चला जाएगा। वैसी सेम चीज़ अपने साथ क्या होती है, अगर हम कैस्पेज 9 और कैस्पेज 3 को, कैस्पेज 9 क्या अपना इनिशिएटर है और कैस्पेज 3 क्या है, वही एग्जीक्यूटर है, दैट इज इफेक्टर है, वो अगर एक्टिवेट हो गया तो मतलब सेल को एपोप्टोसिस में जाना ही जाना पड़ेगा। दैट इज द रोल ऑफ CD4 and CD3 in case of C elegans, whereas in mammals it is caspase 9 and caspase 3। ठीक है, अब देखो दूसरा फैक्टर यहाँ पे क्या है। एक बार अगर मैंने क्या किया कि एपोप्टोजोम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, अपना साइटोक्रोम C निकलता है, लेकिन अगर मैंने BCL2 का एक्सप्रेशन करा दिया जो कि एंटी एपोप्टोटिक है, उसने इनिबिट करा दिया साइटोक्रोम C को कि नहीं पोर का फॉर्मेशन नहीं कराना है, बैक नहीं बनाना है, तो क्या होगा, ये आगे की प्रोसेस नहीं चलेगी, करेक्ट। और इसने क्या किया, इनिबिशन करा दिया, इसको अपन बाद में देखते हैं, इसका इनिबिशन करा दिया तो ये आगे की प्रोसेस चलेगी ही नहीं, सेल एपोप्टोसिस पे जाएगा ही नहीं। ये हमने किस पे केस पे पढ़ लिया, ह्यूमंस के केस पे। ठीक है, अब दूसरा केस यहाँ पे अपना आता है कि जो CD9 है वो क्या करता है, इसको इनहिबिट कर देता है कि नहीं, हमको एपोप्टोसिस पे अभी नहीं जाना है, तो तुमको आगे नहीं बढ़ना है, आगे तुमको रोल करना ही नहीं है। तो इसको किसने इनहिबिट कर दिया, CD1 ने इनहिबिट करके रख दिया है। ठीक है, विच इज ऑल्सो एंटी एपोप्टोटिक फॉर C एलिगेंस, और हमारे में कौन है, BCL2 है। क्लियर? अब देखो मैंने इसके पहले भी बताया था कि BID बिड और बैग्स जो कि पोर का फॉर्मेशन कराते हैं अपने माइटोकॉन्ड्रिया पे, वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि वो BCL2 को इनहिबिट करके रखें। ठीक है, और वैसा ही एक प्रोटीन EGL1 है जो कि CD9 को इनहिबिट करके रखता है। ठीक है, जैसे बिड और बैग्स का अपन ने यहाँ पे देखा था। ठीक है, यहाँ पे है अपने पास BINF बिड है ना, और यहाँ पे एक बैग्स भी है। ठीक है, ये जो है वो क्या करते हैं, BCL2 को इनहिबिट करके रखते हैं। तो अब अपन वैसा ही सिमिलर प्रोटीन इसके पास है, किसके पास है, EGL1 के पास है, जो कि क्या करता है, CD9 और BCL2 को हमारे केस में और C एलिगेंस केस में CD9 को इनहिबिट करके रखता है, जिससे वो फर्दर उसको क्या कर सके, सेल को एपोप्टोसिस पे भेज सके। इसलिए यहाँ पे उसने BCL2 को इनहिबिट कर दिया और इसने EGL1 को इनहिबिट कर दिया। क्लियर है ये चीज़? नॉर्मल सेल पे CD9 का एक्सप्रेशन हाई होगा, क्यों हाई होगा, क्योंकि इसको भी एपोप्टोसिस पे नहीं भेजना है, तो वो क्या करेगा, CD9 यहाँ पे क्या है, CD9 यहाँ पे क्या है, एंटी एपोप्टोटिक है, और ह्यूमन के केस में BCL2 जो है वो एंटी एपोप्टोटिक है। ठीक है, अब EGL1 का जो यहाँ पे काम करता है वो क्या करता है, इसको इनहिबिट करके रखता है कि नहीं हमको एपोप्टोसिस पे भेजना है, तो EGL1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रो एपोप्टोटिक हो जाएगा, और बिड बैक्स भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रो एपोप्टोटिक हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे CD4 CD3 क्या है, प्रो एपोप्टोटिक, मतलब नॉर्मल सेल्स में ये एपोप्टोसिस पे जाना चाहते हैं। वैसे ही कैस्पेज 9 और कैस्पेज 3 का हो गया एक्टिवेशन, तो ये भी हो जाएंगे प्रो एपोप्टोटिक कि हमको
जाना है एपोप्टोसिस में। ठीक है, ये कहानी क्लियर है सबको? हेलो, यस मैम। ओके, अब यहीं पे अपन थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। जैसे कि एक्टिवेटेड BH3 ओनली प्रोटीन्स है, अपन यहाँ पे देखे थे कि BH3 ओनली प्रोटीन है जो अपना क्या है, प्रो एपोप्टोटिक है ना। तो BH3 ओनली प्रोटीन जो अपना प्रो एपोप्टोटिक है, उसके पास क्या है, टीबिड है, बीम, प्यूमा, नॉक्सा है, जो कि क्या करता है, इसको BCL2 को इनहिबिट करके रखता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे कि BH3 एक्टिवेट हो गया तो BCL2 को इनहिबिट कर दिया। BCL2 को इनहिबिट कर दिया तो वो बैक्स और बैक को इनहिबिट करके नहीं रख सकता, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। बैक क्या करे, पोर का फॉर्मेशन करे। पोर का फॉर्मेशन करे तो साइटोक्रोम C बाहर रिलीज हो गया। साइटोक्रोम C बाहर रिलीज हुआ तो इसने क्या कर दिया, एपोप्टोसोम का कॉम्प्लेक्स बना दिया विद द हेल्प ऑफ APF। APF के पास दूसरा डोमेन होता है कैस्पेज डोमेन। अब उस कैस्पेज डोमेन में क्या हुआ, कैस्पेज 9 आके बाइंड कर गया। कैस्पेज 9 क्या है, इनिशिएटर है। इनिशिएटर होने की वजह से वो क्या कर रहा है, कैस्पेज 3 को एक्टिवेट कर दिया। कैस्पेज 3 एक्टिवेट हो गया तो सेल डेथ हो गई। क्लियर है ये चीज यहाँ तक अपनी? ठीक है, ओके। अब देखना है यहाँ पे कि छोटा सा फैक्टर है, यहाँ पे क्या होता है, एपोप्टोसिस इनिबिटर एपोप्टोटिक प्रोटीन। तो इनिबिटर एपोप्टोटिक प्रोटीन क्या करता है, मेनली टारगेट करता है कैस्पेज 9 और कैस्पेज 3 पे, कि वो बोलता है कि मैं ये सेल्स को तो एपोप्टोसिस पे जाने ही नहीं दूंगा। तो इनिबिटरी एपोप्टोसिस प्रोटीन्स जो हैं वो कैस्पेज 9 और कैस्पेज 3 को यहाँ पे इनिबिट करके रखते हैं कि नहीं, हमको एपोप्टोसिस पे जाने नहीं देना है। तो इसलिए क्या होता है, जो कैंसर सेल्स होते हैं अपने, ठीक है, कैंसर सेल्स में इनका अमाउंट ज़्यादा होता है और इसीलिए कैंसर सेल्स जो हैं वो एपोप्टोसिस पे जा ही नहीं पाते, क्योंकि IAPs का अमाउंट ज़्यादा होता है। क्लियर? अब देखो, अब अगर मैं ऐसी कोई ड्रग डालूँ, ठीक है, जो क्या करे, IAPs को ही क्या करा दे, इनहिबिट करा दे। जैसे कि मैंने 5-फ्लोरोयूरासिल डाला, जो कि एक कीमोथेरेपेटिक ड्रग है फॉर कैंसर, है ना। अगर मैंने उसको डाल दिया तो वो क्या करेगा, IAPs को इनहिबिट कर देगा तो वो जो अपना नॉर्मल काम कर रहा था इनको इनहिबिट करने का, वो इनहिबिट नहीं कर पाएगा और मेरे जो कैंसर सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, एपोप्टोसिस पे चले जाएंगे। क्लियर? इसलिए कैंसर सेल्स पे इनहिबिटरी एपोप्टोसिस प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं और जो ड्रग्स है वो इसको भी टारगेट करते हैं ताकि वो उसको एपोप्टोसिस पे जाने दे। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर भी है, जैसे जब ये साइटोक्रोम C निकल रहा है अपना माइटोकॉन्ड्रिया से, वैसे ही एक फैक्टर है वो निकलता है SMAC, ठीक है, जो कि क्या करता है, इनहिबिटरी एपोप्टोसिस प्रोटीन्स को इनहिबिट करके रखता है। क्यों इनहिबिट करके रखता है? ताकि वो कैस्पेज 9 और कैस्पेज 3 को एक्टिवली जाने दे और एपोप्टोसिस करवाने दे। क्लियर यहाँ तक? मैम एक बार फिर से स्मैक वाला बताइए। ओके, तो देखो, वैसे तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है स्पेक वाली, लेकिन स्टिल जो से अपना इनहिबिटरी एपोप्टोटिक प्रोटीन का समझ में आया कि उसका फंक्शन क्या है? यस मैम। ओके, तो ये क्या करता है, इसको इनहिबिट करके रख रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C निकल रहा है और ये नॉर्मल फंक्शन करा रहा है, वैसे ही स्मैक प्रोटीन निकलता है जो कि इनहिबिटरी एपोप्टोसिस प्रोटीन को इनहिबिट करा देता है कि अब तुमको शांत रहना है, यहाँ पे अगर तुमको हम इनहिबिट करा रहे हैं तो कैस्पेज 9 और कैस्पेज 3 को जाने दो। ठीक है, तो स्मैक का काम यही है बस, कि वो इनहिबिटरी एपोप्टोसिस प्रोटीन को इनहिबिट करा के रखे। क्लियर? यस मैम। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है अच्छे से? एनी डाउट? समझ में आया? C एलिगेंस पे और जो हम है मैमल्स है उसमें एपोप्टोसिस की थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है। जैसे अब इस कलर्स में ही देख लो तुम कि उनमें CD3 एक्टिवेट है तो हम में कैस्पेज 9 है, उनमें CD4 है तो हम पे APF है, उनके में जो इनहिबिटरी है वो CD9 है तो हम में BCL2 है, उनके में EGL1 इनहिबिट करता है CD9 को तो हम में बिल्ड और बैक्स ओनली जो प्रोटीन है BH3 का
वो इनहिबिट करके रखता है BCL2 को। क्लियर यहाँ तक? हेलो, इतना सन्नाटा क्यों है? Yes, ma'am. ओके, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो बताओ मुझे ये वाला क्वेश्चन का आंसर। गैस स्पेस 8, हेलो, बी कैप्सेट 8। गैस स्पेस 8 में। ओके, कैस्पेस 80 इसका राइट आंसर है। तो ट्रेड अपन ने देखा कि डेथ डोमेन ही है, ठीक है, जहाँ पे DD आगे समझ जाना एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो रहा है, एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होके वो डेथ डोमेन को एक्टिवेट करा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है? हेलो, यस मैम आ रही है। यस मैम। ओके, तो अब अपने पास ऑप्शन में क्या क्या थे? 1 7 और 1 7 और 8। 8 तो था, 1 7 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब अपने पास 1 7, क्योंकि देखो सिर्फ ना अपन को आंसर पता है, इसके बेसिस में अपन नहीं चल सकते। वी नीड टू सी बाकी ऑप्शंस क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तब भी मतलब लाइक वी कैन गेट द क्लियर पिक्चर ऑफ इट, है ना। तो अब यहाँ पे देखना, कैस्पेस 7 की बात की उसने, तो कैस्पेस 7 क्या एग्जीक्यूशनर है, वो सीधा जाके 3 6 7 को तो तुम लोग रट ही लो, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूशनर है, एग्जीक्यूट कराएंगे। तो 7, अब 7 क्या है अपना, एग्जीक्यूशनर है, लेकिन कैस्पेस 1 क्या है, इन्फ्लेमेशन करवा रहा है, ठीक है। और जो कैस्पेस 5 है वो भी क्या करा रहा है, इन्फ्लेमेशन। तो कैस्पेस 1 5 का फंक्शन क्या है, इन्फ्लेमेशन पे है, और कैस्पेस 7 का फंक्शन किस पे है, एग्जीक्यूशनर पे है। लेकिन 2 9 8 10 क्या है, इनिशिएटर है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनिशिएटर ऑफ एपोप्टोसिस, तो ये चीज़ याद रखना है कि हु आर द इनिशिएटर ऑफ एपोप्टोसिस, दैट इज कैस्पेस 2 9 8 and 10 are the initiator of apoptosis, whereas the inflammatory, क्योंकि तुम लोग इन्फ्लेमेटरी को फिर ऐसे ही मतलब डिलीशन कर सकते हो, मतलब इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, अगर ये सब ऑप्शंस पे है तो। और तुम लोग को एक्चुअल में याद है कि इनिशिएटर कौन कौन से हैं, 2 9 8 और 10, और एग्जीक्यूशनर कौन कौन से, 3 6 और 7, ठीक है। तो ऐसे एलिमिनेट करना ऑप्शंस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। Anyone with explanation? Ma'am, 4. Okay, why? क्यों 4th होगा इसका आंसर? तीनों ऐप प्रमोट करता है मैम, तीनों। यस मैम, उसमें एपोप्टोटिक प्रमोटिंग फैक्टर तो प्रमोट ही करेगा ना, तो बी का तो लास्ट के फर्स्ट वाले में ही होगा, मतलब B1A। ओके गुड। अब देखो, जैसे अपन को कुछ चीज़ें अगर नहीं पता है, जैसे अगर अपन लोकलाइजेशन के बारे में सपोज कंफर्म नहीं है कि इसका साइटोसॉल न्यूक्लियस में अगर प्रेजेंट है, तो गो विथ
ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन और इसका ये मेथड से भी जा सकते हो जो जिसके बारे में अपन को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे देखते हैं अपन जो इफेक्टर कैस्पेज है वो सपोज अपन को पता नहीं कि वो साइटोसोलिक न्यूक्लियस में पता है होता है कि नहीं, लेकिन अपन को ये तो पता है कि जो इफेक्टर कैस्पेज होते हैं कौन कौन से इफेक्टर कैस्पेज बताओ। कौन कौन से इफेक्टर कैस्पेज? 3, 6, 7। ओके, 3, 6 और 7, ठीक है। तो अब जैसे ये 3, 6, 7 कैस्पेज जो इफेक्टर हैं तो अपन को पता है कि ये क्या करेंगे, एपोप्टोसिस कराएंगे, है ना। तो इसको एक को तो सबसे पहले फर्स्ट से कर ही लो कि प्रमोट कराएगा, ठीक है। तो ए विथ फर्स्ट कोई किसी में भी नहीं है, तो मतलब इसमें है ए विथ फर्स्ट, बट हियर वी कैन सी दैट अपन दो को लेके चल सकते हैं, ए विथ फर्स्ट दैट इज इफेक्टर कैस्पेज एंड विथ प्रमोट्स। दूसरा अपन ने क्या देखा था, एपीएफ, जो कि क्या करेगा, एपेप्टोसोम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कराएगा। तो दैट मीन्स बी भी क्या कराएगा, प्रमोट ही कराएगा। तो बी का फर्स्ट देख लो, बी का फर्स्ट, ठीक है। तो अब बी का फर्स्ट तो और किसी में है ही नहीं, तो अल्टीमेटली अपना ऑप्शन क्या होगा, यही होगा। तो ये एपीएफ क्या कराएगा, प्रमोट कराएगा। अपन वैसे ही बैक्स का भी देखें, ठीक है, बैक्स का भी देखें कि बैक्स का भी प्रमोट ही कराएगा, तो बैक्स भी प्रमोट कराएगा। तो सी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। अब नाउ अपन को पता है कि बैक्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के, या फिर अगर मोर स्पेसिफिक जाए अपन तो इनर मेम्ब्रेन के, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है बैक्स और बिक्स, ठीक है। तो अब वी कैन गो फॉर इट, दैट इज साइटोसोल माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज अवर सी का बी, ठीक है। वैसे अगर एपोप्टोसोम है तो एपीएफ में अपन ने यहाँ पे देखा था कि वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो किस पे, यहाँ पे साइटोसोल पे, है ना। ये अपनी सेल मेम्ब्रेन है, अदर एपोप्टोटिक सिग्नल्स आए, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन आई, और ये सारा जो प्रोसेस है वो किस पे हो रहा है, साइटोसोल पे हो रहा है, ठीक है। किस पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, साइटोसोल पे हो रहा है। तो ये चीज़ क्लियर रखना, ठीक है। तो जब भी कोई भी डायग्राम पढ़ो उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया करो उस डायग्राम का, ठीक है, कि लाइक वो भी अच्छी जगह की डायग्राम्स देखना। जैसे मैंने ये जो डायग्राम लिया है वो नेचर रिव्यूज़ का लिया है, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी। तो ऐसे कभी कभार डायग्राम्स भी गलत हो जाते हैं, तो हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करो और स्टैंडर्ड डायग्राम्स देखो। तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में अपना यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे अपने पास क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो जो भी फैक्टर्स हैं जैसे बैक ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोसोल में हो रहे हैं, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स है जैसे प्रोकैस्पेस, कैस्पेस का एक्टिवेशन, एपेप्टोसोम, फिर फैट कॉम्प्लेक्स, जो फैट यहाँ पे आएगा एडेप्टर का फॉर्मेशन करेगा, ये सब कहाँ पे हो रहे हैं, साइटोसोल पे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। ओके, तो आज अपन यहीं तक रखते हैं, और कल जो है अपन एपोप्टोसिस डिटेक्शन ऐसे देखेंगे कि अपन एपोप्टोसिस कैसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सेल पे, और वी विल कंटिन्यू फॉर इट टुमारो, ठीक है। मैम सी एलिगेंस के एपोप्टोसिस से भी तो क्वेश्चंस आए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल तुम लोग के लिए क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ इसी पे, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, मैंने पढ़ाया ही इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन है, ठीक है। और सी एलिगेंस के बारे में तो तुम लोग डिटेल पढ़ोगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे, बट इसका जो एपोप्टोसिस जो है वो वर्टिब्रेट से कोरिलेटेड है, और मेनली क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स कोरिलेटेड है। जैसे इसमें CD9 है तो हमारे में BCL2 है, इसके में EGL1 है तो हमारे में बिडबैक्स है, इसके में CD4 CD3 है तो अपने में APF1 और कैस्पेस 9 है। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। ओके, तो फिर कल मिलते हैं 8:30 को। यस मैम। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।